हाँ जी, ज़माना है कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का। और जो कॉम्पैक्ट एसयूवी मैं इस वक्त चला रहा हूँ वो एक टाइम पर नंबर 1 सेलिंग कार थी और अभी भी काफ़ी डिज़ायरेबल गाड़ी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पुरानी हो गई तो बेकार हो गई है। फर्स्ट इंप्रेशन इस गाड़ी के जब मेरे पास मारुति ने बोला कि हम आपको गाड़ी भेजना चाहते हैं, तो जब आई गाड़ी तो उस टाइम पर मेरे पास और कोई गाड़ियाँ थी 2-4 जो कि मेरे पास थी इसी सेगमेंट की, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की। तो मेरे को एकदम से लगा कि अरे बाप रे, उन गाड़ियों के सामने तो ये थोड़ी पुरानी लग रही है, नो डाउट अबाउट दैट। जो फैक्ट है वो बात हम फैक्चुअली बोलते हैं, जो पुरानी गाड़ी लग रही थी तो लग रही थी। लेकिन जब इस गाड़ी को मैंने रखा है पिछले 4-5 महीने से, जो मैंने चलाई है, करीब 5 महीने हो गए इस गाड़ी को हमारे पास, तो इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो इसके पॉजिटिव टैलेंट्स हैं, उनसे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। आप कहेंगे कि ये तो आप एक तरीके से मक्खन मार रहे हैं या फिर आप चमचागिरी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स में लिखते हैं जब मैं मारुति की तारीफ करता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो फैक्चुअल बात है, फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। गाड़ी बैठने में, अंदर से बाहर से देखने में डेफिनेटली थोड़ी सी पुरानी अब लगने लगी कंपेयर टू इट्स राइवल्स। मैं जो फैक्ट है वो बोलूँगा ताकि आप लोग ये भी ना बोलें कि मैं चमचागिरी कर रहा हूँ। लेकिन जो एक गाड़ी है, बैठते ही आप रियलाइज़ करेंगे कि बहुत ही खुली हुई गाड़ी है, बहुत ही खुला कैबिन है, एयरी कैबिन जिसे कहते हैं, वो है इस गाड़ी के अंदर। और ये बात आप तब रियलाइज़ करेंगे जब इस गाड़ी को लेकर आप लंबे सफ़र पर निकलेंगे। छोटी टेस्ट ड्राइव्स पर देखिए ये सब चीज़ें आप पता नहीं लगा सकते। अगर आप 15 मिनट की या 20 मिनट की टेस्ट ड्राइव करते हैं किसी ग्लेशियर पर जाकर, राइवल्स 3-4 आप चेक करते हैं, तो ये सब चीज़ें आप एकदम से जहन में आपके नहीं आती, क्योंकि आप बाकी उस टाइम पे चीज़ों पे ध्यान दे रहे होते हैं कि 15-20 मिनट टेस्ट ड्राइव में आप परफॉर्मेंस देखते हैं, गाड़ी की फीचर्स देखते हैं, बाकी सब चीज़ें देखते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो आप मिस कर जाते हैं। तो डेफिनेटली इस गाड़ी का एक खुला कैबिन है, ओपन कैबिन है, जिससे मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी। और इसके अंदर घुटा नहीं लगता है। और गाड़ी में बैठ के लंबे डिस्टेंस पे आपको लगेगा कि यार सफोकेशन हो रही है, काश इस गाड़ी में स्पेस और होता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लगेगा। जो आपका डिस्टेंस है फ्रंट ऑफ द विंडस्क्रीन, जो बॉटम ऑफ द विंडस्क्रीन है जहाँ से, वो भी करीब यहाँ से 2.5-3 फीट होगा, तो दूर है, और उससे भी खुलेपन का एहसास होता है। दूसरी चीज़ जो मुझे इस गाड़ी की बहुत ही अच्छी लगती है और जो बहुत बेहतरीन है इतने टाइम में, जो मैं बहुत अप्रिशिएट करी इस गाड़ी को रखकर, वो है इसका सीट कंफर्ट। अगर हम ओवरऑल सीट कंफर्ट की बात करें तो कुशनिंग और पैडिंग और सपोर्ट इन सीट्स में बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल परफेक्ट जिसको हम कहते हैं वो है। ना ज़्यादा ये लाइट है, सॉफ्टनेस है इनकी सीट्स में, ना ये बहुत हार्ड है कि दिन भर बैठ के आप थक जाएं। तो बहुत बढ़िया सपोर्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे साइड बोल्स्टर भी लगा रखे हैं, तो पहाड़ों पे अगर आप गाड़ी ले आते हैं और भगाते हैं तो भी ये सीट्स आपको पकड़ के रखेंगी। तो उस लिहाज से मारुति ने बहुत अच्छा काम किया। टाटा नेक्सॉन और ब्रेजा बेस्ट सीट्स हैं इस सेगमेंट की। और जो सब गाड़ियाँ आती हैं उनमें फीचर्स भले ही ज़्यादा हो, कोई फैंसी स्टफ ज़्यादा हो, लेकिन सीट कंफर्ट के मामले में ये दोनों गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी है। एक और चीज़ मुझे इस गाड़ी में बहुत अच्छी लगी, वो ये लगी कि जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है, हालांकि ऑटोमेटिक वजह चला रहा हूँ मैं, 4 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। मुझे शुरू में लग रहा था कि शायद फ्यूल एफिशिएंसी में इतनी अच्छी ना हो, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। मेरे को रेगुलरली इस गाड़ी ने फ्यूल एफिशिएंसी दी है करीब 14 से 15 की, और अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा फोटो डाल के, तो आप देख पाएंगे कि करीब 14.5 के करीब दिखा रही है इस टाइम पर। तो बहुत अच्छी है फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भी। और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ इतनी अच्छी माइलेज देना एक अच्छी बात है, क्योंकि इंजन जो है बड़ा इंजन है, 15 सीसी का इंजन है, छोटा इंजन नहीं है। और छोटे इंजन आमतौर पे जो 1200 सीसी या 1300 सीसी के होते हैं वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी में अच्छे होते हैं। तो उस लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अब आप कहेंगे कि आपने सर्दियों में गाड़ी चलाई है तो आपने एसी तो ज़्यादा यूज़ नहीं किया। अब अगर आप एसी भी यूज़ कर लें तो आप 7-8% गिरा दीजिए इसको, तो 1 किलोमीटर और कम कर दीजिए, तो 13.5 की एफिशिएंसी भी बुरी नहीं है पेट्रोल इंजन के साथ किसी भी गाड़ी के लिहाज से। खास तौर पे अगर आप उस गाड़ी को शहर में ही चलाते हैं और हाईवे पर नहीं लेके जाते ज़्यादा, तो मैंने शहर में इस गाड़ी को चलाया है, तो उस लिहाज से भी इट इज़ क्वाइट गुड। और एक और बात जो मुझे इस गाड़ी की अच्छी लगी वो है इसका ओवरऑल राइड कंफर्ट। अगर हम राइड कंफर्ट की बात करें तो राइड कंफर्ट के लिहाज से गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अगेन आई रेकन दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स इन दिस सेगमेंट फॉर शेयर कंफर्ट। और बहुत अच्छा मिक्स है। मारुति इंजीनियर्स जो हैं वो एक बहुत बढ़िया बैलेंस देते हैं आपको राइड कंफर्ट में। तो शहर में भी ये गाड़ी कंफर्टेबल है और हाईवे पर भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी चलती है, दब के चलती है, उछलती नहीं है, नर्वसनेस नहीं देगी आपको ये। तो आपको हाईवे पर और शहर में दोनों में कंफर्टेबल रखेगी, कॉन्फिडेंस देगी और चलाने में आपको मज़ा आएगा। तो इन सब पैरामीटर्स में गाड़ी अच्छी है। एक और चीज़ जहाँ पर ये गाड़ी मुझे अच्छी लगी वो है इसकी एक्सेलेंट विजिबिलिटी ऑल अक्रॉस। चाहे हम बात करें आगे की, चाहे हम बात करें बॉनेट लाइन की, बॉनेट सब तरफ से दिखता है, चाहे हम बात करें इसके साइड के व्यू की, साइड व्यू मिरर्स काफ़ी मोटे हैं और बीच का शीशा भी अच्छे मोटे साइज़ का है, तो आपको पीछे भी अच्छा व्यू आता है। और पीछे का शीशा भी एकदम फ्लैट है तो व्यू उससे भी अच्छा आता है। तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पहली बार गाड़ी खरीदे। अगर आप पहली अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं या पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीद रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है गाड़ी में, तो उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। और ओवरऑल मुझे इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा लगा। रिफाइनमेंट के लेवल में
ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। लॉन्ग टर्म अगर आप इस गाड़ी को रखते हैं अपने पास तो आपको एफिशिएंसी तो मिलेगी, लेकिन रिफाइनमेंट भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। अब एक दो चीज़ें जो कि मारुति थोड़ी सी इंप्रूव कर सकती है वो तो सबको पता ही है। पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर एक दो फीचर्स और डालने चाहिए मारुति को, मुझे भी ऐसा लगा। हालांकि मैं सनरूफ कभी यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक फैंसी फीचर हो जाता है गाड़ी के अंदर, तो अगर सनरूफ होता तो एक पॉजिटिव पॉइंट और बढ़ जाता गाड़ी में। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे जो ये स्क्रीन है टच स्क्रीन थोड़ा सा और बड़ा होता, अपने आप में ठीक है देखिए, लेकिन अब इससे 4-5 साल हो गए हैं स्क्रीन को, तो अगर थोड़ा बड़ा होता राइवल्स के मुकाबले तो अच्छा लगता, लेकिन नॉथिंग टू कंप्लेन अबाउट। ऐसा नहीं कि इट्स डील ब्रेकर या फिर ये गलत बात है, होता तो अच्छा रहता, नहीं भी है तो भी इट्स नथिंग बैड एंड आई रेकन इट्स क्वाइट नाइस। अब जो सबसे अच्छी बात मुझे विटारा ब्रेजा की लगती है शुरू से ही वो ये है कि इसकी जो प्राइसिंग है काफ़ी अच्छी है। वाला पर्टिकुलर मॉडल जो मैं चला रहा हूँ ये तो 13 लाख से ऊपर का पड़ता है आपको। ये ऑटोमेटिक है विच इज़ ऑफ कोर्स द ZXi प्लस वर्जन, तो ये तो थोड़ा महंगा वर्जन है, लेकिन जिसका बेस वर्जन है गाड़ी का जो LX है वो भी काफ़ी अच्छा है प्राइसिंग के लिहाज से। उसमें फीचर्स भी आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। हाँ, विंडोज़, AC, पावर स्टीयरिंग वगैरह बेसिक फीचर आपको मिल जाते हैं। वो 7.5 लाख, 7.25 लाख के करीब पड़ता है ऑन रोड, विच इज़ क्वाइट गुड एंड क्वाइट डिसेंट। और वो फीचर आपको, और वो वर्जन आपको करीब 8-8.25 लाख का पड़ता है ऑन रोड, विच इज़ क्वाइट डिसेंट प्राइसिंग फॉर अ कार विच सेल्स इन दिस सेगमेंट विद अ 51cc इंजन। तो ये सब चीज़ें इसको अच्छा बनाती हैं। हाँ, एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, इससे पहले कि मैं बोलूँ, वो है इसका बैक सीट कंफर्ट। अब देखिए AC वेंट्स तो पीछे नहीं है, लोग कहेंगे कि AC वेंट्स तो पीछे है नहीं बाकी राइवल्स की तरह, तो बैक सीट में कैसे कंफर्ट आपको अच्छा लगा। वेल, जो सीट्स है अपने आप में वो आरामदायक है, चाहे आगे की बात करें चाहे पीछे की बात करें। दूसरी चीज़ जो इसमें अच्छी है वो है स्पेस, लेग रूम इस गाड़ी में अच्छा है। चाहे बात करें EcoSport की, चाहे आप बात करें वेन्यू की, चाहे बात करें सोनेट की, उन सब गाड़ियों से आगे है। हाँ, नेक्सॉन के लगभग बराबरी पर है इसका लेग रूम, और XUV 300 से थोड़ा सा पीछे, लेकिन XUV 300 के अंदर डिक्की बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पर उस गाड़ी को खारिज कर देते हैं, उसको बिल्कुल ही नेगेट कर देते हैं। इस गाड़ी में डिक्की भी अच्छी है, लेग रूम भी अच्छा है। AC वेंट्स तो नहीं है, लेकिन आगे वाला AC पीछे अच्छे से ठंडा कर देता है। तो ओवरऑल इट्स अ नाइस मिक्स ऑफ एवरीथिंग, एंड द ब्रेजा बीइंग अ मारुति आल्सो मींस दैट रीसेल वैल्यूज विल बी स्ट्रॉन्ग। इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी रिलेटिवली अफोर्डेबल हैं। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता रिलेटिवली अफोर्डेबल है, आप तो सिर्फ 3-4 महीने गाड़ी रखते हैं। वेल, वो इसलिए पता है, वो आप भी पता कर सकते हैं, आपको गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जा सकते हैं budmo.com की ऐप पर, और budmo.com पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जाके आप सारी गाड़ियों की, जौन सी भी आपको लेने का भी मन कर रहा है उसका भी स्पेयर पार्ट्स की प्राइस देख सकते हैं। यहाँ पे सारे स्पेयर पार्ट्स की लिस्ट है, कैटलॉग सबसे बेहतरीन है इनका, और साथ ही साथ सेम स्पेयर पार्ट अलग अलग कंपोनेंट मेकर्स से भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए प्राइसिंग में। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपको अगर आप गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो पता रहेगा कि मेरे को 2 साल बाद, 3 साल बाद, 6 महीने बाद कितना खर्चा करना पड़ेगा, अंदाजा हो जाता है लगभग। सो नेम ऑफ द वेबसाइट इज budmo.com, यू कैन चेक इट आउट, यू कैन बेट। So the name of the website is budmo.com. You can check it out. You can buy spare parts from there. You can get your spare parts for your current vehicle from there. They promise you 10 days assured return delivery and they give you all the money back. और साथ ही साथ ये एक और चीज़ का प्रॉमिस करते हैं, वो ये है कि सारे पार्ट्स जो है वो जेन्युइन होंगे, कोई भी पार्ट फेक नहीं होगा। तो जाके देखिए, iOS डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है की ऐप, और साथ ही साथ एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए भी अवेलेबल है Budmo की ऐप, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जो ओवरऑल बात करते हैं ब्रेजा की दोबारा, तो जो ब्रेजा है ये ओवरऑल एक अच्छा मिक्स है ऑफ ओवरऑल स्पेस, रिफाइनमेंट, फ्यूल एफिशिएंसी। 4 स्पीड का जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है ये भी चलाने में अच्छा है। 5 स्पीड वाला देखे तो अच्छा है, तो लेकिन जो इसका 4th गियर उसका रेशियो काफ़ी लॉन्ग है, तो हाईवे पर जब आप 80-90 पर होते हैं जो कि लीगल स्पीड्स हैं, उस स्पीड पर जब इस गाड़ी को रखते हैं तो इंजन इतना स्ट्रेन नहीं फील करता है। इंजन होता है करीब 1800-1900 RPM पे, 80-90 की स्पीड पे। हाँ, जब आप 100 से ऊपर लेंगे 2000 से ऊपर निकल जाएगा RPM, तब थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ एक 5th गियर होता तो अच्छा रहता। बट फॉर स्पीड विच आर लीगल ऑन हाईवेज, उसके लिए गियर बॉक्स मोर देन सफिशिएंट है, रिलायबल गियर बॉक्स है। और जैसा मैंने कहा, टॉप कन्वर्टर गियर बॉक्स होने का फ़ायदा ये है कि पावर डिलीवरी भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। 2-3 चीज़ें मारुति इंप्रूव कर सकता है इस गाड़ी को दोबारा नंबर 1 बनाने के लिए। अभी तो बाकी राइवल्स आ गए हैं, उनमें से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं फीचर्स वगैरह में, लेकिन फिर भी स्पेस के मामले में, कंफर्ट के मामले में, रिफाइनमेंट के मामले में, फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। जैसा मैंने कहा कि LXi वर्जन अगर आप लेते हैं, VXi वर्जन भी अगर आप लेते हैं, तो उस लिहाज से भी इस गाड़ी के अंदर आपको ओवरऑल एक अच्छा पैकेज मिलता है प्राइसिंग के लिहाज से। तो ओवरऑल प्राइसिंग भी इस गाड़ी की बुरी नहीं है, 15cc इंजन होने के बावजूद इट्स क्वाइट अफोर्डेबल इन माई बुक। और ओवरऑल इस गाड़ी को मैं अच्छा स्कोर दूंगा 90 का 100 में से, और डबल थम्स अप दूंगा। अगर आप मार्केट में एक पेट्रोल गाड़ी के लिए और आप लेना चाहते हैं एक ऐसी गाड़ी जो आपको सब कुछ अच्छा दे, थोड़ा थोड़ा, और सब कुछ आपको मिले, रिलायबिलिटी मिले, रीसेल वैल्यू मिले, सब कुछ मिले, देन दिस कार शुड डेफिनेटली बी
on the top of your shortlist if you're in the market for a compact SUV. It's bye for now, and thanks for watching.